सीरीज में हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट किया और ये आज अपना लास्ट डे है, मतलब कि डे 4। और जो भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैं आपको उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। हम लोग स्टार्ट करेंगे पैसेज से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पैसेज को पढ़ने के लिए आपको क्वेश्चन को देखना है कि हमारे पैसेज में पूछा क्या जा रहा है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। इसमें क्या है कि गद्यांश में चिरस्थायी, और हाँ, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है इस पैसेज मतलब क्वेश्चन को पढ़ने में। जितना कम समय हो सके फटाक से आपको देखना है कि आप अपने पैसेज को इजिली पढ़ सके। चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम है, इससे नहीं समझ में आया किससे रिलेट है ना, तो आप दूसरे को पढ़ लीजिए। क्या है? सत्य की तलाश, मतलब समाज से संबंधित चीजों को बताई जाएंगी, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, इस पर संबंधित अपना पैसेज रहने वाला है। तो हम चलते हैं अपने पैसेज पर और अपने सेकंड स्टेप पे भी चलते हैं। सेकंड स्टेप अपना क्या रहता है? पैसेज को अच्छे तरीके से रीड करना और समझते हुए पढ़ना उसे। सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नाम की कोई चीज है ही नहीं। वह तो मरकर जीने का मंत्र है। सब बालक बड़े स्त्री पुरुष चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते खेलते कूदते सारे काम करते हुए यह रटन लगाए रहे, और ऐसा करते करते निर्दोष निद्रा लिया करे तो कितना अच्छा हो। यह सत्य रूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ है, हम सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी, आस्तिकी धार पर चलने के समान है। नट जिस डोर पर सावधानी से नजर रखकर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है, जरा चूके की नीचे गिरे। पल पल साधना से ही उसके दर्शन होते हैं, लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है, उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षणभंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता। अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह ही जाती है। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पल्ले पड़ी। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े। उसने देखा कि नाश करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ता, दर का दर पर ही रह जाता है। संकट सहकर आगे तो बढ़ता है, लेकिन पहले ही नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। इसलिए जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे रह जाता है और सत्य दूर हटता जाता है और अपना पैसेज कंप्लीट होता है। अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं अच्छे तरीके से। अपने क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? निमित्त, शाश्वत, श्रद्धा या फिर क्षणभंगुर? और टाइमर स्टार्ट है, आप लोग इसे अटेम्प्ट करिए और पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, तभी आपको मजा आएगा प्रैक्टिस करने में। टाइम अप। तो शाश्वत चिरस्थायी का विलोम क्या हो जाएगा? क्षणभंगुर, ठीक है। विलोम बताना भी था हमें। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? सोते जागते समय राम नाम का सुमिरन करते रहें, या फिर सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा संभव है, या श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें, या इनमें से कोई नहीं। और ये स्टार्ट है आपका टाइमर। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? आप लोग ऑप्शन को पढ़िए और दिया जाता है आपको टाइमर और सॉल्व करिए। टाइम अप। अब हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला क्या दिया है? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरा है संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और तीसरा है असत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। इसकी कोई बात नहीं हुई थी ना, इसे हटाइए। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि वह मार्ग बहुत तंग है, इसको भी हटा दीजिए। अब बच्चा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर अपना पैसेज हमारे काम आएगा। पैसेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? देखिए यहाँ पर दिया है कि जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे रहता जाता है और सत्य से दूर हटता जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, इसमें ऑप्शन नंबर ए अपना सही है कि संकटों को सहते हुए निमित्त नाश के बिना आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश के बिना आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? आप लोग अपने ऑप्शन को रीड करिए और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताऊंगी कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
टाइम अप। देखिए, पहले हम लोग अपने ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला क्या है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। और दूसरा क्या है? क्योंकि वह हरि का मार्ग है। सत्य और अहिंसा की डोर पर चलना सीधा और सरल है। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। सभी उत्तर ठीक है जी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, इसलिए इसी की धार पर चलने के समान बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है, सत्य की आराधना करें, हरि के मार्ग पर चले, अंतर्निहित सत्य का साक्षात करें, या फिर ये सभी। और दिया जाता है इसके लिए आपको टाइमर। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग पैसेज पढ़कर आ रहे हैं, उसमें बताया गया था कि सत्य की आराधना करें, हरि के मार्ग पर चले, अंतर्निहित सत्य का साक्षात करें। इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सही। क्वेश्चन नंबर 6, संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई की कला के समय में बहुत लोकप्रिय हुई। अकबर के समय में, या फिर शाहजहां, या फिर औरंगजेब, या इनमें से कोई नहीं। और ये टाइमर स्टार्ट है। आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और मैंने इतना पैसेज आपको करा दिया अभी तक, आपको पैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। ठीक है। और ताजमहल भी इसी तकनीक का उपयोग किया गया है, पिएट्रा ड्यूरा या फिर रंगीन पत्थर की जड़ाई कला का। क्वेश्चन नंबर 7, फिर आ गया आपका गद्यांश। अब गद्यांश में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया ना एग्जाम में। जब आपके पास गद्यांश आएगा तो आप यूं ही इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, बस इस स्टेप को फॉलो करिएगा। चलते हम अपने पहले क्वेश्चन को फटाक से रीड करते हैं। क्वेश्चन है, साहित्य और दायित्व का निर्वाह। क्या पता चला कि अपना मतलब कि पैसेज किस पर रहने वाला है? साहित्य से रिलेटेड है ना। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप, अपना पैसेज अच्छे से रीड करना है। ज्ञान राशि के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है वहीं वह समाज से प्रभावित भी होता है। व्यक्ति समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। साहित्य से ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। साहित्य हमारी कौतूहल एवं जिज्ञासा वृत्तियों और ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता है। साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति और सभ्यता, वहां के पूर्वजों के विचारों एवं अनुसंधानों, प्राचीन रीति रिवाजों, रहन सहन और परंपराओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। किस काल में देश के किस भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी, उस समय की वेशभूषा क्या थी, रहन सहन कैसा था, सामाजिक और धार्मिक विचार कैसे थे, यह सब कुछ उस समय के साहित्य अध्ययन से ज्ञात होता है। ठीक। आगे क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है। इससे अभिप्राय यही है कि साहित्य समाज का न केवल चित्र प्रस्तुत करता है, अपितु समाज के प्रति वह अपना दायित्व निर्वाह भी करता है। समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तथ्यों के दुष्प्रभावों को साहित्य बड़े ही मर्मस्पर्शी रूप से हमारे समक्ष लाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक रचित प्राय सभी रचनाओं द्वारा तत्कालीन समाज की परिस्थिति, विचार व कार्य व्यापार पूरी जानकारी प्राप्त होती है। यह भी सही है कि यदि साहित्य वास्तव में केवल समाज का दर्पण होता तो कभी यह साहित्यकार समाज की विसंगतियों या विडंबनाओं पर प्रहार नहीं करता और उसे अपेक्षित दिशा बोध देने के लिए भी प्रयत्नशील नहीं रहता। समाज के प्रति साहित्यकार का दायित्व आशा का संचार करना, उत्साह व कर्तव्य बोध को दिशा देना आदि है। प्राचीन काल से लेकर आज तक के साहित्यकारों की यही गौरवशाली परंपरा रही है कि समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सत्य साहित्य का रचनाकार कभी पीछे नहीं हटता। साहित्य में वह शक्ति है जो तोप तथा तलवार में भी नहीं होती। इस प्रकार हम लोगों ने अच्छे से पैसेज को समझते हुए रीड किया। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्या है? साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? ऑप्शन को आप लोग खुद से पढ़िए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। दर्पण के माध्यम से, दुष्प्रभावों को सामने लाकर, या फिर पूरी जानकारी देकर, या इतिहास बताकर। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। ठीक है। 8 क्या है? साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? ऑप्शन को आप लोग खुद से पढ़िए और टाइमर आपको दे दिया गया है। 10 सेकंड का टाइम है। टाइम अप।
ऑप्शन क्या है? साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। दूसरा है साहित्यकार तोपों और तलवारों की शक्ति का प्रयोग करता है। इसके बाद है साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सदा पीछे ही रहता है। तो ये गलत ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। साहित्यकार तोपों और तलवारों की शक्ति का प्रयोग करता है, अगर हमें इन दोनों में देखना तो सबसे सही कौन सा ऑप्शन है? यही ना, ये साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है, और इससे हम लोग अपने पैसेज में भी पढ़े थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, साहित्य में किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? और टाइमर स्टार्ट है, आप लोग पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। ऑप्शन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य द्वारा पुराने समाज की बुराइयों का परिचय प्राप्त होता है। और दूसरा क्या है? राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, अतएव साहित्य द्वारा राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि नहीं जाने जा सकते। तो ये गलत ही हो गया। फिर क्या है? समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तथ्यों के दुष्प्रभावों को साहित्य द्वारा ही जाना जा सकता है। अब पहला देखिए, साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य द्वारा पुराने समाज की बुराइयों का ही केवल परिचय होता है, ऐसा बोला तो नहीं गया था ना अपने पैसेज में, इसलिए ये गलत है। अब इसमें सबसे सही क्या है? ये वाला, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कंप्लीट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? आप लोग ऑप्शन को रीड करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, टाइमर स्टार्ट है। टाइम अप। पहला ऑप्शन है क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। और दूसरा क्या दिया गया? क्योंकि साहित्यकार केवल समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों को दर्शाता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास जैसे दूसरों को स्वीकार करना सिखाता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि साहित्य समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता, अच्छा आगे नहीं दिया गया, तब भी कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। हमें सबसे बेस्ट का चुनाव करना होता है अपने ऑप्शन में। हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें क्या केवल समाज की विडंबना और विसंगतियों को दर्शाता है? ऐसा तो हम लोगों ने पैसेज में अपने नहीं पढ़ा था, तब ये गलत हो गया। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे केवल, मात्र, हमेशा, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसको हम गलत कर सकते हैं, या फिर केवल एक ही, ऐसा ही होना चाहिए। तो इस प्रकार के शब्द जो है प्रायः गलत होते हैं। और अगर हम अच्छे से पैसेज को पढ़ रहे हैं तो फिर हम अपना सही आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज, समाज, साहित्य और शिक्षा, साहित्य का भविष्य। और स्टार्ट है टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साहित्य और समाज। ठीक, अब कुछ हम लोग साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क, फेफड़े, यकृत या फिर हृदय? अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े को प्रभावित करता है। और हम लोग देखें जैसे पीलिया किसको? यकृत को प्रभावित करता है। और ग्लूकोमा होता है एक, वो आंख को प्रभावित करती है। और फिर रिकेट्स हड्डियों को प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ग्रीन हाउस गैस, पाइप्ड प्राकृतिक गैस या फिर ऑक्सीजन? और ये टाइमर दे दिया गया है आपको। ये क्वेश्चन कई बार आया है, 2021 के भी पेपर में आया था, 22 में भी आया। टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस। कौन कौन सी गैस? CO2, CH4, मीथेन, और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फिर ये N2O। ठीक, 14, किसके पास
मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद सदस्य, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइमर दे दिया गया आपको, अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार, इसको हम लोग याद कर लें क्या? चलिए एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि मौलिक अधिकार भाग कौन सा है इसमें। ये तीसरा भाग है, थर्ड भाग है, ठीक है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक। और इसे भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया। अब मौलिक अधिकार हम याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक। तो आर्टिकल 14 क्या हो जाएगा? कानून के समक्ष समानता। और 15 क्या हो जाएगा? भेदभाव का निषेध। और फिर इसके बाद 16 क्या है? सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। और 17 क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। और 18 क्या है? उपाधियों का उन्मूलन। इस प्रकार से हम लोगों ने 14 से 18 तक समानता का अधिकार इसको कंप्लीट कर लिया। आपको याद करना है तो कैसे याद रख सकते? इसे एक कहानी के माध्यम से याद किया जा सकता है। जैसे कि कोई एक गांव है, उसमें खास जो है कुछ नियम बनाए गए। तो पहला नियम क्या है? इसमें समानता का अधिकार है। अब आप 14 को कैसे याद करेंगे? मतलब कि एक गांव में 14 दोस्त रहते हैं ना, और वो कानून के सामने मतलब एक कतार में खड़े, और ये सब कानून के सामने समान है, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 14 कंप्लीट हो गया अपना, कानून के समक्ष समानता। और 15 वाला कैसे याद करेंगे? कोई 15वां दोस्त आता, 15वां दोस्त आता और कहता है कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, ना धर्म पर, ना जाति पर, और ना लिंग के आधार पर। तो इस प्रकार क्या हो गया? ये भेदभाव का निषेध, आर्टिकल नंबर 15। और 16 को कैसे याद करेंगे? गांव में 16 नई नौकरियां निकाली गई और सबको बराबर मौका दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा? सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। कहानी को अच्छे से सुनते रहिएगा। फिर 17 क्या है? तो वही 17 लोगों ने मिलकर गांव से छुआछूत की गंदी आदत को हमेशा के लिए मिटा दिया। तो ये क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये विषम संख्या है ना 17, तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि छुआछूत जैसी गंदी आदत को गांव से हटा दिया गया। 18 क्या है? मतलब 18 राजा थे, तो उन्होंने बोला कि अब हम किसी प्रकार की उपाधि को धारण नहीं करेंगे, क्योंकि अब अपने गांव में सभी लोग बराबर हैं। तो ये क्या हो जाएगा? उपाधियों का उन्मूलन। ठीक, याद हो गया आपको 14 से 18 तक। अब चलिए हम लोग याद करते हैं अगला, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला दूसरा नियम गांव वालों ने क्या बनाया? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है? आर्टिकल 19, इसमें क्या बताया गया? विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। बोलने की, सभा करने की, संगठन बनाने की, घूमने की, और बसने की। ठीक, तो ये गांव वालों ने विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी थी। और आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। याद कैसे रखेंगे? गांव में अगर कोई गलती से भी अपराध कर दे रहा है, इस गांव में जो नियम बना है, इसमें अगर कोई गलती से भी अपराध कर दे रहा है तो उसे 20 गुना सुरक्षा मिलेगी, अपने बातों को रखने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार क्या हुआ? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और इसके बाद क्या है? आर्टिकल 21, तो इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया। और फिर 21A, इसमें क्या हुआ? ये शिक्षा का अधिकार है। और फिर इसके बाद 22, ये क्या है? गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण। फिर गांव वालों ने तीसरा नियम निकाला। अब इनका तीसरा नियम क्या था? दो तो हम लोगों ने देख लिया, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा नियम है इनका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बेगार पर रोक। और फिर 24 बाल श्रम पर रोक। ठीक, फिर नियम 4 उनका क्या बनता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 है, इसमें 25 में क्या बोला गया? धर्म मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 26 में क्या बोला गया? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और फिर आर्टिकल 27 क्या है? धार्मिक प्रचार के लिए करों से मुक्ति। और फिर आर्टिकल 28 क्या है? कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने नियम 4 तक याद कर लिया। अब उनका नियम 5वां क्या था? 5वां भी हम लोग देख लेते हैं, कहानी के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। 5वां नियम क्या था? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आर्टिकल 29, इसमें क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना। और आर्टिकल 30 क्या है? अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार। और फिर नियम 6 बनता है, नियम 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। ठीक, आर्टिकल 32 ये। इस प्रकार हम लोगों ने पूरे मौलिक अधिकार को देख लिया, समझ लिया, और शायद आपको याद भी हो गया होगा।
एक से दो बार आप देख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 124। और 20 क्या है? ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। और 22 क्या है? न्यायालयों का संसद की कार्यवाही की जांच न करना। और 118 क्या है? संसद का प्रत्येक सदन संविधान के प्रयोजनों के लिए अपनी प्रक्रिया और कार्य के संचालन के अधीन नियम बना सकता है। नियम बना सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। भारत और नेपाल, भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत, इनमें से कोई नहीं। और टाइमर स्टार्ट है। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल और तिब्बत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। युद्ध का प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद? और टाइमर स्टार्ट है आपका। 10 सेकेंड। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। और भगत सिंह का क्या प्रसिद्ध नारा है? इनकलाब जिंदाबाद। और चंद्रशेखर आजाद का मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। और अगर हम लोग देख लें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक। और वेदों की ओर लौटो, ये किसका है? दयानंद सरस्वती। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होगी, ये किसका था? पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति या फिर फ्रांसीसी क्रांति? और दे दिया जाता है आपको टाइमर, अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। और औद्योगिक क्रांति 1762 80 22 40। अमेरिकी क्रांति 1765 टू 1791। रूसी क्रांति 1917 में। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, एम के गांधी, जयप्रकाश नारायण, और यहाँ पर लिख लीजिए आप बाल गंगाधर तिलक। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है? और टाइमर स्टार्ट है। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं या फिर इनमें से कोई नहीं? टाइमर स्टार्ट। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। जजिया कर है क्या? ये एक धार्मिक कर है जो गैर मुसलमान लोगों पर लगाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च, 10 दिसंबर, 20 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर? टाइमर स्टार्ट। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस। इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड, फ्री, ट्रेडी, मीन, एडवेंचर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टार्डी। ठीक है। अभी इंग्लिश पैसेज आ गया। अब इसको भी वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हिंदी का पैसेज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेंगे किस पर रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली इज अ हॉलीडे। ठीक। अब हम लोग समझ गए भैया ये किस पर है, वैलेंटाइन डे पर। अब हम लोग अपने पैसेज को पढ़ते हैं। वैलेंटाइन डे February 14 is a holiday that celebrates love and friendship in the United States. Most
People think of it as a romantic day to show the one you love and how much you care by purchasing cards and gifts. Valentine Day is also an extremely commercial holiday. People spend money on flowers, balloons, chocolates, a stuffed animal, and jewelry. People also go out for expensive dinners. Valentine Day is even celebrated by school children who give thank you cards to their teachers. Some high schools have Valentine Day dances. Classmates give each other little cards. These cards can be purchased at any store with famous cartoon characters. It is considered much more thoughtful to have kids make handmade cards to give to friends and teachers. Valentine Day is also a great day to announce your love to someone, like a secret crush. Some people even get married on Valentine Day. However, you don't have to be in love to share in the festivities. You can say Happy Valentine Day to friends and co-workers. Valentine Day is not an official holiday, though in the US meaning government office and schools are open as usual. The date used to be the celebration of a saint named Valentine who allegedly saved a young girl's life. It was not until the Middle Ages that romance somehow got mixed in with the date, and lovers would send each other handwritten love notes. Back then you could not just go to the store and buy a card the way you can now. ठीक है, तो हम लोगों ने अपने पैसेज को पढ़ लिया, अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, थर्ड स्टेप पे चलते हैं. मतलब अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली हॉलीडे, प्रोबेबली यस, नो, नॉट स्पेसिफाइड, और दिया जाता है आपको टाइमर स्टार्ट. टाइम अप. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नो. अभी हम लोग पैसेज में देखे थे, चलिए देखते हैं एक बार पैसेज में भी. ये रहा, वैलेंटाइन डे इज नॉट एन ऑफिशियल हॉलीडे. ठीक, और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स? ज्वेलरी, चॉकलेट या फिर बलून्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थैंक यू कार्ड्स. अभी हम लोग पैसेज में पढ़े थे, एक बार देख लेते हैं इसको. ये रहा, सेलिब्रेटेड बाय स्कूल चिल्ड्रन हु गिव थैंक यू कार्ड टू दियर टीचर्स. अगला क्वेश्चन क्या है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए. आस्तिक, भक्त, नास्तिक, श्रद्धावान. इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आस्तिक. ये सही कर लीजिए आप लोग, इति हो जाएगा. ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इति मतलब समाप्ति, और इस इति का क्या मतलब हो जाएगा? विघ्न. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर. स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन अल्प, स्वाधन अल्प, साधन अल्प, सुधन अल्प. तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सुधन अल्प. और संधि कौन सी है इसमें? यड़ संधि. ठीक, क्वेश्चन नंबर 28. बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है? आप लोग ऑप्शन को रीड करिए और मैं देती हूं आपको टाइमर. इसको अटेम्प्ट करने के लिए टाइमर स्टार्ट है. टाइम अप. ऑप्शन क्या है? रौ पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं. भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, या फिर जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, या बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए. तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए. स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जंगम, सचल, चंचल, चेतन. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जंगम. अब मैथ स्टार्ट होता अपना. तो इसमें क्या बताना हमें? 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत ज्ञात कीजिए. ये सब 2022 के क्वेश्चन है, और अटेम्प्ट करिए आप लोग. टाइमर स्टार्ट. टाइम अप. देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज इक्वल टू क्या होता है निकालने के लिए? आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग अपान आंकड़ों की संख्या. ठीक है, तब अब हमें इसका योग निकालना है, तो इसको पहले हम हटा देते हैं फिर निकालते हैं. 308 प्लस 125
प्लस 45 प्लस 120 और प्लस 102 अपान में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 700/5। काटेंगे कितना आ जाएगा 140। राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 31 अटेम्प्ट करिए आप लोग। टाइमर स्टार्ट। टाइम अप। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्या दिया गया है 9 माइनस 4√5। इसको हम लिख सकते हैं 5 + 4 माइनस का 4√5 और ये हो जाएगा 5 रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 √5। तो ये क्या आ जाएगा अपना √5 माइनस में 2। मतलब राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, दिए गए भिन्नों 4/9, 5/7, 11/3 और 13/17 में से सबसे बड़ा कौन सा है? अटेम्प्ट करिए आप लोग पहले। टाइम अप। देखिए इसको कैसे करेंगे, 4/9 है तो ये कितना हो जाएगा 0.44 और ये है 5/7, ये आ जाएगा 0.71। 11/13 है, ये हो जाएगा 0.84 और 13/17 है, ये आ जाएगा 0.76। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला 11/13। ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। ठीक है, 33 पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, या फिर केवल प्रकाश की गुणवत्ता, या प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा, या प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि से? और ये टाइमर स्टार्ट। टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? एन, ज़्लॉटी, डॉलर, या फिर इनमें से कोई नहीं। और टाइमर आपको दे दिया गया स्टार्ट। टाइम अप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज़्लॉटी। और एन किसका है? ये जापान का है। और डॉलर ये तो कई देशों का है, यूएसए का है और भी कई देश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, या फिर मोहिनीअट्टम। और टाइमर आपका स्टार्ट। टाइम अप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कथक उत्तर प्रदेश का है। और कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और मोहिनीअट्टम ये भी केरल। ठीक, इस प्रकार हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और ये सभी पीवाईक्यू है। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी प्रकार से हम लोगों ने और क्लासेस को भी लिया है, डे 1, डे 2, डे 3 करके। आप यदि उसको नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हैं, आपके पास टाइम हो। और आप बार बार इसका रिवीजन करिए और अपना एग्जाम देने जाइए, बहुत अच्छा आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जैसे चैनल पर जो भी नई नई चीजें आए आपको उसका अपडेट्स मिलता रहे। ठीक, और पीडीएफ यदि आपको चाहिए कि आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए, अन्य लोगों के पास भी पहुंचा दीजिए जो पेट का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू और इसी प्रकार से नई चीजों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।